गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे हमने देखा था अनुसंधान का स्वरूप, आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अनुसंधान का अर्थ एवं स्वरूप को और विस्तार से बताने वाली हूँ। अनु उपसर्ग से युक्त संधान शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य के पीछे लगना, जिसका अर्थ होता है स्थिर करना, अर्थात किसी वस्तु या विषय पर मन बुद्धि या दृष्टि को स्थिर करना। किसी वस्तु सत्य की ज्ञात सूक्ष्म तथ्यों की व्यवस्था एवं क्रमिक अध्ययन अनुशीलन अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान में खोजी जाने वाली वस्तुएं अस्तित्व में रहती है किंतु उसका ज्ञान नहीं रहता। प्रत्यक्ष तथ्यों में से क्वचित कदाचित प्रच्छन्न तथ्यों की सूक्ष्म और बेवड़ेवार छानबीन या जांच पड़ताल अनुसंधान से अभिनिहित होता है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के गहन सघन अध्ययन के लिए इस शब्द का व्यवहार प्रायः किया जाता है। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। री अर्थात आवृत्ति, जबकि सर्च खोज का समानार्थी है। इस प्रकार रिसर्च का तात्पर्य होता है प्रदत्त सामग्री की तह में बैठकर निष्कर्ष एवं नवीन तथ्यों की खोज करना। समस्याओं का निवारण एवं स्पष्टीकरण की दृष्टि भी रिसर्च के अंतर्गत समाहित है। जो पहले हो गया है वह सब सर्च है और अब रिसर्च होता है, अर्थात पुनः मूल्यांकन या पुनः शोधन होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत उपजीव ग्रंथ माने जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें ही सारा सत्य समाहित है, समग्र समस्याओं का समाधान उपस्थित है। शेष ग्रंथ इसी के आधार पर सृजित एवं निर्मित है। अनुसंधान प्रक्रिया में हम आगे देखते हैं कि अनेकों विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट संसाधनों ने अनुसंधान संबंधी नियमों के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि सफल अनुसंधानकर्ता किसी नए सत्य की खोज के साथ पुराने तथ्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करके प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों को स्पष्टीकरण करते हैं। इसके साथ ही पुराने सिद्धांतों को नया फ्लेवर देकर नवीनता प्रदान करना एवं उसमें व्याप्त अंतर संबंधों का विश्लेषण करना ही समाहित है। रिसर्च युग की परत में दबकर जो सत्य अंधकार में आच्छन्न होते हैं उन्हें कुरेद कर खोजना ही रिसर्च है और किसी विषय या बिंदु को केंद्र मानकर सत्य का परीक्षण निरीक्षण भी रिसर्च का गंतव्य है। इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन और किसी विषय के एक पक्ष पर आधारित तथ्य अन्वेषण की खोज भी रिसर्च के नाम पर सार्थक करती है। फिर हम देखते हैं कि अन्वेषण क्या होता है। अन्वेषण शब्द अनु और एषण के समन्वय से बना है। एषण का अर्थ है अभिलाषा करना और अनु का अर्थ है पीछे लगना, पश्चात या। अन्वेषण शब्द का अर्थ हुआ है अभिलाषित वस्तु का अनुगमन करना या वांछित वस्तु की प्राप्ति का प्रयत्न करना। फिर हम देखते हैं कि अध्ययन पढ़ने का सामान्य कार्य अध्ययन कहलाता है, जो ज्ञान के विषय का मुख्य सोपान है। अध्ययन के बाद चिंतन मनन का क्रम आता है। जैसे कि कबीर ने कागज लेख की जगह आंखन देखी को महत्व दिया है। मतलब जो हम अपने आँखों से देखते हैं उसी को ही उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण माना है और जो व्यवहारिक ज्ञान का हिस्सा होता है। अनुशीलन, यह शीलन शब्द से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है ध्यान, अध्ययन, चिंतन मनन, अध्ययन आदि। फिर हम देखते हैं कि गवेषणा किसी विषय की मूल स्थिति को जानने के लिए कुछ समय तक प्रचलित प्रवाहपूर्ण गतिमान विचार युक्त अध्ययन, अनुशीलन और सूक्ष्म पड़ताल गवेषणा कहलाती है। गवेषणा शब्द का प्रायः पदार्थ, वस्तु या जैसे कि गायों की खोज ये हमारी गायों की खोज में इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गायों की व्यापक खोज। गवेषणा शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर वस्तु एवं नवीन तथ्यों की खोज के लिए हम करते हैं, परंतु विचारों के परिक्षेत्र में नई कल्पनाएं, नई उद्भावनाएं एवं सामान्यीकरण की नई प्रक्रियाएं गवेषणा को व्यक्त करने के लिए असमर्थ रहती है। इसलिए अनुसंधान शब्द का प्रयोग भी अधिक उपयुक्त होता है। फिर आता है खोज से अभिप्राय खोई हुई वस्तु को ढूंढना। दूसरे शब्दों में हम खोज का अर्थ पद चिन्ह या निशान भी कहते हैं।
कि इसका अर्थ होता है विस्तार होकर प्रत्येक वस्तु की तलाश से यह शब्द जुड़ा गया है कि जिस प्रकार ज्ञात वस्तु को स्पष्ट करना है तथा अज्ञात वस्तु का पता लगाना है। तो दोनों ही अर्थ खोज शब्द से जुड़ गए हैं कि शोध के क्षेत्र में इस प्रकार का अर्थ शांत तथा अज्ञात तथ्यों के स्पष्टीकरण से ही होता है। अंग्रेजी भाषा में बहुत से प्रचलित शब्द हैं, जैसे कि डिस्कवरी, रिसर्च, डॉक्टरेट, थीसिस, पीएचडी। विभिन्न शब्दों का प्रयोग हम इसके लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शोध का लक्ष्य। हम शोध किस लिए करते हैं? शोध का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो शोध का लक्ष्य है मानव जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान ही है। यह समाधान लुप्त प्राय संबंधों की कार्य कारण खोज से संबंधित रहता है। इन संबंधों की खोज का परिणाम मनुष्य का वर्तमान ज्ञान विकसित और संबंधित होता है। शोध मनुष्य के ज्ञान क्षितिज का विस्तार करती है। जीवन की समस्त सुविधाएं इसका उपयोग करती हैं। शोध का ही यह परिणाम है। मानव संस्कृति का आधार ही शोध है। शोधार्थी अपने व्यक्तिगत आनंद को ध्यान रखकर शोध के मूल्य को स्थापित करता है। शोधार्थी मानव की मौलिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करता है, उसकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करके आनंदपूर्वक जीवन की भूमिका का निर्वाह करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से पीड़ाओं का निवारण करता है। शोध का उद्देश्य होता है मनुष्य जीवन को सुखद, संतुलित एवं गतिशील बनाना, जिसके द्वारा सत्य की खोज करके मनुष्य की ज्ञान पिपासा को तृप्त करना एवं उसकी शोध तृप्ति को जागृत करना भी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि साहित्यिक शोध क्या होता है? पूर्व समय में साहित्यिक विषय का संबंध समीक्षा या आलोचना से था, जहाँ मानवीय और समाज विज्ञान शोध का विषय बने तथा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके सुनिश्चित निष्कर्ष प्राप्त कर तब साहित्य भी शोध की सीमा में स्वीकृत पाने लगा। भाषा, संस्कृति, इतिहास आदि के अध्ययन के लिए साहित्यिक सामग्री आवश्यक होने के साथ साथ समाज विज्ञान की सहायक सामग्री भी प्रमाणित हुआ है। साहित्य भावगत एवं रूपगत संरचना के कारण साहित्य का महत्वपूर्ण विषय सिद्धांत हुआ है। साहित्य अंतर्मुखी शोध के विषय के साथ साथ शोधार्थी भी अनुसंधान कृति की समस्याओं से बाहर नहीं निकलता। उसकी योजनाओं में जिन भावनात्मक और रूपात्मक उपकरणों का प्रयोग हुआ है, उसी का विश्लेषण और रचना विधि का अध्ययन ही शोधार्थी का लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट फिर आता है समीक्षा और आलोचना। साहित्य क्षेत्र में समीक्षा और आलोचना व्यापार का व्यवहार और प्रादुर्भाव शोध व्यापार से पहले है। समीक्षा शब्द का समांकन और इच्छा से समीकृत है, जिसका शाब्दिक अर्थ सामान्य रूप से देखना अर्थात गुण दोषों की समग्र विवेचन या जांच पड़ताल है। एक सिंपल में हम अगर देखते हैं तो डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों व दोषों की विवेचना करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। वह आलोचना काव्य, उपन्यास, नाटक एवं निबंध आदि सभी से हो सकते हैं। यहाँ तक कि स्वयं आलोचनात्मक ग्रंथों की आलोचना हो सकती है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को इस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ता है। इसी तरह साहित्य का शास्त्रीय व मापदंडों और व्यक्तित्व तथा विभिन्न परिस्थिति और परिवेश के आधार पर मूल्यांकन आलोचना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य के क्षेत्र में आलोचना से अभिप्राय है कि किसी साहित्यिक कृति का सांगोपांग निरीक्षण, मतलब 3 प्रकार के आयाम होते हैं, उसी के आधार पर हम आलोचना करते हैं: प्रवाह, ग्रहण, व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन अथवा निर्णय। तो हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि अनुसंधान और आलोचना क्या होते हैं। कि अनुसंधान की प्रक्रिया या रचना दृष्टि से उपकरण जो मानस में एक क्या बोलते हैं आलोचना के प्रति कि क्या गुण और दोष हमें जो दिखता है, उसे ही हम समीक्षा और आलोचना में हम अपने विषय का हम बनाते हैं और हम अपने शोध के विषय में हम देखते हैं कि वो साहित्य क्या हमें बताना चाह रहा है, कि क्या हमें नया मिल सकता है या हम
समाज को क्या हम नया बता सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जाति, रूप, रचना, प्रक्रिया आदि को हम देखकर हम नए आलोचना का संबंध सौंदर्य बोध से करते हैं, इसलिए अभिव्यक्ति और आस्वादन की प्रक्रिया भी शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से आज का यह टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, अनुसंधान का अर्थ एवं स्वरूप। हम कल फिर अनुसंधान और आलोचना नए टॉपिक पर हम कल बात करेंगे।